हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स अभी तक आपको 100% फ्री एजुकेशन देता आया है। घबराइए नहीं, आगे भी हम 100% ही आपको दे रहे हैं फ्री। यानी कि कुछ भी आपको इसके लिए रिपेमेंट नहीं करना, ना कोई पैकेज लेना, ना कोई कूपन लेना, बस आपको वीडियो देखनी है। ये सब तो आपको 100% फ्री मिल ही रहा है। इसके अलावा जैसे कि आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं कि मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर सीरीज जो है क्लास आपकी 3rd to 12th फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ये भी आपको 100% फ्री मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको टोटल 100% फ्री एजुकेशन दी जाती है। इसके लिए आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता। लेकिन अब मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए और भी कुछ लेकर आया है, जो आपकी पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए हम बहुत ही अच्छी चीज लेकर आए हैं। वो है, अब आपके लिए हम लेकर आए हैं बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स जो आपको मिल रही हैं, ये हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ये भाई बुक्स तो बहुत सारी मिलती हैं, तो इसमें क्या नया है? नया है भाई, बहुत कुछ नया है जो आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, चलिए अब देखते हैं। जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमने कोई चैप्टर लिया तो सबसे पहले हम क्या देखना चाहते हैं? सबसे पहले हम करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फिर उसके आते हैं हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, फिर हम एमसीक्यूज करते हैं, फिर हम टेस्ट पेपर करते हैं, फिर हम सैम्पल पेपर करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं। तो देखिए, हमने किसी एक चैप्टर को हमने कितने स्टेप्स में काम किया ना, तो उतने ही स्टेप में आपके पास अलग अलग बुक्स हैं। मतलब कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया, तो हमारे पास एक पूरी ऐसी बुक है जिसमें हमारे सारे ही चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेंगे। वो बुक हो जाएगी हमारी थ्योरी बुक। उसके बाद हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया, तो एक बुक हमारे पास क्या हो गई? एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक। फिर उसके बाद हमने क्या किया? कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, तो एक बुक होगी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बुक। फिर उसके आगे हम जैसे हम करते हैं सैम्पल पेपर, तो एक बुक में हमारे पास पूरे सैम्पल पेपर्स हो गए। तो ये सारी ही बुक्स रेडी हैं, इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कैसे? तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने एक लिंक दी है, उस लिंक को क्लिक करिए। उसके अंदर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए, फिल करके सबमिट कीजिए। जब आप सबमिट कर देंगे तो हमारा एक टीम मेंबर आपसे बात करेगा इसके बारे में। तो बस इतने आसान तरीके से आप ये बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए वापस आ जाते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है मैग्नेट ब्रेन सैम्पल आपका टेस्ट पेपर सीरीज। अब ये जो टेस्ट पेपर आ रहे हैं, ये आपके हर एक चैप्टर के लेके हम आ रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको पहले दे दिया जाता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। तो अभी तक आपको जो है पीडीएफ मिल चुका है, आप सभी उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अब आपको देखना है इस जो भी सोल्यूशन है उसका हम देखेंगे, आपने जो सोल्यूशन किए हैं क्या वो सही है, क्या नहीं है, क्या गड़बड़ है, क्या कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, ये सब कुछ। और मान लीजिए आपसे कुछ मिस्टेक हो रही है, तो आप उसी टॉपिक को दोबारा जाके पढ़ सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि भाई आज हम किस चीज़ का टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, ये भी तो बताइए। तो आप सभी को पता है कि भाई हम हिंदी ही पढ़ाते हैं, तो हिंदी का ही होगा। सवाल उठता है क्लास का, तो चलिए क्लास भी देख लेते हैं कौन सी है, ठीक है। तो आज की क्लास है हमारी 12th हिंदी इलेक्टिव। बुक है अंतरा भाग 2, खंड है काव्य। तो काव्य खंड का आज जो हमारे पास अध्याय है वो है पाठ 6, बसंत आया तोड़ो। यहाँ पर 2 कविताएं रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखित यहाँ पर हमने पढ़ी थी कि किस तरीके से बसंत का आगमन आजकल प्राकृतिक तौर पर हम लोग नहीं जान पाते। हम लोग कैसे जानते हैं? कैलेंडर में है या बसंत पंचमी की छुट्टी है तो हम जान पाते हैं। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, जब वातावरण में बदलाव होते थे उसी तरह समय से समझ में आना लगता था कि बसंत आ गया। जैसे कि ठंडी हवाओं के बीच बीच गर्म हवा के झोंके आना, पत्तों का झड़ना, मुरमुराना, पीले पड़ना, ये सभी कुछ जो है वो बता देता था कि बसंत आ गया। तो ये हमने कविता पढ़ी थी। फिर दूसरी थी तोड़ो। तो यहाँ तोड़ो इन्होंने बोला जो कविता में था कि किस तरीके से पृथ्वी पर जो पत्थर होते हैं उनको तोड़कर जो फालतू की जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको हटाकर आप जो है ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। उसी तरीके से हमें अपने मन के अंदर की ऊब को तोड़कर, खींच को हटाकर अपने मन को रचनात्मक तरीके से तैयार करना है, एक नई रचना करने के लिए। दोनों कविता पढ़ी थी हमने, डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया हुआ है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, एमसीक्यूज है। चैप्टर हम पूरा रेडी कर चुके हैं, टेस्ट पेपर आपको मिल चुका है। आई होप आप लोग अब तक कर चुके होंगे और सभी आंसर्स आपके सही जा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने जो टेस्ट पेपर दिया था ये आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से था। शुरू करते हैं इसको करने के लिए और आप फटाफट अपने आंसर्स मैच करिएगा।
तो हमारे पास सबसे पहले जैसे हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले आ रहे हैं। पहला है काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला काव्यांश है हमारे पास में, और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक वार मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे रंग रस गंध से लदे फंदे, दूर के विदेश के वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी। तो यहाँ पर क्या बताया है कि हमको क्या है, कैलेंडर देखने से अंदाजा हुआ कि बसंत की पंचमी आ गई है। कवि हमको बता रहे हैं, और कैलेंडर से मालूम था कि अमुक दिन अमुक वार मदन महीने को होवेगी। तो मदन महीने में यानी कि मदन महीना किसको बोलते हैं, बसंत के महीने को ही बोला जाता है। तो बसंत महीने की पंचमी जो है वो हमको मालूम पड़ी कैलेंडर के जरिए कि इस दिन जो है पंचमी होगी, और दफ्तर में छुट्टी है तो इस चीज से अंदाजा हुआ। और उसके बाद क्या है, और कविताएं पढ़ने रहने से मालूम था कि हमारे कवि जो हैं वो कविताएं पढ़ते रहने से उनको मालूम था कि बसंत में ही जो है वो क्या कहते हैं, ढाक के जंगल दहकते हैं, आम में बौरें आती हैं, और क्या होता है, सारे पेड़ फूल सभी जो हैं वो फूलों से लद जाते हैं। तभी उन्होंने बोला रसगंध से लद जाते हैं, लदे फंदे रहते हैं, और कहीं दूर देश के प्रवासी पक्षी भी यहाँ आकर विचरण करते हैं। मधुमस्त पिक और भौरे आदि अपना कर्तव्य अभ्यास करके दिखावेंगे, यही नहीं जाना कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। तो उन्होंने बताया कि इन सभी पेड़ जब फूल पौधे से लग जाते हैं तो कोयल और भौरे जो है वो बहुत प्रसन्न होकर जो है वो कूकने लगते हैं, भुनभुनाने लगते हैं। तो ये अपनी जो है अभ्यास जो करते हैं, जैसे गीत का जब हम लोग अभ्यास करते हैं तो वो भी अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। बस यही नहीं जाना कि आज के दिन इस तरीके से मैं जानूंगा कि वसंत आ गया है। अब प्रश्न क्या है, वर्तमान युग में वसंत आगमन का पता कैसे चलता है, प्राकृतिक गतिविधियों से, पड़ोसियों से, कैलेंडर से, या ग्रामीण लोगों से। तो कवि ने इस कविता के जरिए आधुनिक होते लोगों के ऊपर व्यंग्य किया है। तो जाहिर सी बात है किससे हम जानते हैं आधुनिक को, वो है कैलेंडर से, कि अब वसंत आ गया है। दफ्तर में छुट्टी मिलना किस बात का प्रमाण है, श्रेष्ठ कार्य का प्रदर्शन, अच्छे कार्यालय का, वर्षा ऋतु के आने का, या वसंत पंचमी का। तो क्या किस चीज का था, वो था वसंत पंचमी का। नेक्स्ट है, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने अप्रत्यक्षतः किस पर व्यंग्य किया है। तो किस पे व्यंग्य किया है, मनुष्य की अकर्मठ्यता पर, आधुनिक व्यस्त और संवेदन शून्य जीवन शैली पर, शहर की ओर पलायन, या ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जुड़ाव पे। तो किस पर व्यंग्य किया है, वो किया है आधुनिक व्यस्त एवं संवेदन शून्य जीवन शैली पर। आजकल हम लोग इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं, हमारी जीवन शैली इतनी बदल चुकी है, और दूसरे हमारे अंदर संवेदनाएं, मतलब हम एक मानव दूसरे के मानव को लेकर ही हम लोग जो हैं वो संवेदना नहीं रखते हैं। तो वो संवेदन शून्य जीवन शैली पर उन्होंने व्यंग्य किया है। चौथा प्रश्न है, वसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तनों के विषय में कवि को कैसे पता था, किस तरीके से पता था, कविताएं पढ़ते रहने से, ग्राम जीवन से जुड़े होने से, कैलेंडर से, या अपनी कृतियों से। तो वसंत में जो परिवर्तन होने वाले हैं वो किस कारण से उन्हें पता था, क्योंकि वे कविताएं पढ़ते रहते थे। पुष्पों का रस पीकर कौन अपना प्रदर्शन सुंदर तरीके से करने वाला था। भाई सभी तरफ पेड़ जो है वो फूलों से लद जाते हैं, उनका रस खींचकर कौन आनंद करता है और अपनी जो है प्रतिभा का सुंदर तरीके से प्रदर्शन करता है, वो है हमारे भंवरे और कमल, भंवरे और कोयल, कोयल और आम के पेड़, तितलियां और कोयल। तो कौन है वो, भंवरे और कोयल जो है वो अपना प्रदर्शन करते हैं। दूसरा हमारे पास काव्यांश है तोड़ो कविता से है। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिसमें उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। तो यहां पर ये जो काव्यांश दिया गया है क्या बता रहा है कि पत्थर, धरती के ऊपर जो पत्थर हैं उनको तोड़ो, उनके ऊपर जो चट्टाने हैं उनको तोड़ो, तोड़कर हटाओ, क्योंकि हमने सुना है कि धरती में रस है, क्योंकि उसी में दूब उठती है। दूब मतलब हरियाली आती है, घास होती है ना, उसको हम लोग दूब कहते हैं, पूजा में भी चढ़ाई जाती है वो।
तो क्या हुआ, उन्होंने बताया कि हमने सुना है कि धरती में रस है जिसमें उगती दूब है। तो अर्थात क्या है, धरती के अंदर जीवन है। अगर हम ये चट्टाने तोड़कर हटा देंगे तो वो रस दूब के रूप में बाहर आ जाएगा, अर्थात पृथ्वी हरियाली देने लगेगी। तो क्या है, अपने मन के मैदानों पे व्यापी कैसी ऊब है। तो इन्होंने धरती को कैसे बताया है, हमारा मन बताया है, और हमारे ऊपर जो ऊब और खीज हो जाती है उनको चट्टान के रूप में बताया है। तो हमें भी जैसे हम धरती को उपजाऊ बनाने के लिए उसके ऊपर की चट्टानें और पत्थरों को तोड़ देते हैं, उसी प्रकार हमारा मन अच्छे तरीके से काम कर पाए, सारे कामों को अच्छे से कर पाए, आधे आधे गाने अर्थात कोई भी रचना को हम आधा ना छोड़ें, उसके लिए अपने ऊपर की जो ऊब है उसको तोड़कर हटा दो। जो चीजें हैं उन सभी को हटा दो, तभी तुम जो है सभी काम को पूर्ण रूप से कर पाओगे। प्रस्तुत काव्यांश में चट्टानें किसका प्रतीक है, सरसता का, सामाजिक बंधनों का, कठोरता का या मानवीय मन का। तो किसका प्रतीक है, वो है आपका सामाजिक बंधनों का, कि मतलब हमारे जो ऊपर बहुत से बंधन होते हैं उन सारी चीजों का ये प्रतीक बताई गई है। तो धरती को हम जाने पंक्ति में धरती क्या है, बंजर भूमि, सृजनशीलता, मानव मन या रूढ़ियां। तो धरती क्या है, वो है मानव मन। यहाँ पर धरती को किसके रूप में बताया गया है, मानव मन के रूप में। झूठे बंधन का क्या आश्रय है, झूठे रिश्ते तोड़ना, सामाजिक सरोकार टूटना, आपसी संबंधों को तोड़ना, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना। तो यहाँ झूठे बंधन से तात्पर्य है सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना। हमारे ऊपर बहुत सारी पारंपरिक या सांस्कृतिक बंधन होते हैं और जो समय के साथ नहीं बदल पाते, तो वो क्या बन जाती हैं, रूढ़ियां बन जाती हैं। तो उन रूढ़ियों को तोड़ने की बात करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि पाठकों से क्या तोड़ने का आह्वान कर रहा है, सामाजिक रूढ़ी एवं परंपराएं, कठोर चट्टाने, मानवीय बंधन या व्यर्थ पड़े पत्थर। तो क्या तोड़ने का उन्होंने आग्रह किया है, वो है सामाजिक रूढ़ियां और परंपराएं जो हमारे लिए परिवर्तित नहीं हुई, समय के साथ जो परिवर्तित नहीं हुई, तो वही रूढ़ियां बनती है। क्योंकि भाई माना कि पुराने लोगों ने जो परंपराएं और रूढ़ियां बनाई थी, जो भी हमारी जो परंपरा थी वो उस समय के लिए सही थी, लेकिन जब जैसे जैसे भाई समय बदलता है तो उनमें कुछ न कुछ तब्दीली करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है, और जब एज इट इज हो जाती है तो वो हमारे लिए बंधन बन जाती हैं और तब वे रूढ़ियां कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 10 है, तोड़ो किस प्रकार की कविता है, हास्य परक, उद्बोधन परक, श्रृंगारिक या रौद्र परक। तो यहाँ पर वो जो बता रहे हैं वो है उद्बोधन परक। उद्बोधन परक का तात्पर्य होता है कि जहाँ पर हम नए सृजनात्मक कार्यों के लिए पुरानी चीजों को हटाते, मतलब यहाँ पर आपको प्रेरणा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में काव्यांश है, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह परोसेगी बीज को। हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो यहाँ पर फिर इन्होंने क्या बोला, चरती परती अर्थात जो फालतू की जो घास पत्तियां होती हैं उन सभी को हटाओ, सभी को खेत बनाकर छोड़ो, अर्थात अपने मन को जो है वो तुम नए रूप में लेकर आओ, जितनी धरती खराब है उसको सही करो। मिट्टी में रस होगा ही वह परोसे की बीज। क्या है, मिट्टी में रस होता है, सही बात है। जब ऊपर की हम सारी खींच और ऊब और रूढ़ी परंपराओं को तोड़ देंगे तो क्या होगा, वो जाहिर सी बात है वो नई चीज़ों को लेकर बाहर आएगी ही आएगी। जब हमारे मन हमारा हल्का होगा, फ्रेश माइंडेड होता है, तो देखिए हम कितने सारे क्रिएटिव वर्क कर लेते हैं। उसी तरीके से उन्होंने बोला कि जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, जितना भी आपका क्या कहते हैं होता है ना कि हम बहुत थक जाते हैं, उन सभी को हटा दोगे तो आपके मन के अंदर जो क्रिएशंस हैं वो सभी बाहर आने लगते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, गोड़ो शब्द की आवृत्ति क्यों की गई है। उन्होंने बोला ना गोड़ो गोड़ो गोड़ो, तो क्यों बोला गया, गोड़ो का मतलब होता है गुड़ाई करना, अर्थात नीचे से खोद खोद के हम उपजाऊ मिट्टी को ऊपर लाते हैं और नीचे ऊपर की मिट्टी जो है जो सूख गई होती है उसको हम नीचे कर देते हैं। कविता की अलंकारिक बनाने के लिए की गई है, सृजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए किया गया है, विध्वंस की प्रक्रिया को न स्पष्ट करने के लिए किया गया है, या पांडित्य प्रदर्शन के लिए किया गया है।
तो यहाँ पर गोड़ो शब्द की आवृत्ति जो है, जो गोड़ना शब्द है उसे कई बार जो प्रयुक्त किया गया है, उसका कारण है सृजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। सृजन यानी कि न्यू क्रिएशन, यानी कि जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमेशा हमारी क्या होती है, कुछ ना कुछ हम नया क्रिएशन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सृजन करना, बनाना। जैसे एक मूर्तिकार है, वो नई मूर्ति को बनाता है, तो वो क्या कर रहा है, सृजन कर रहा है, अर्थात सृजनात्मक कार्य कर रहा है, यानी कि वो नई किसी चीज की रचना कर रहा है। तो यहाँ पर गोड़ने का तात्पर्य है कि सृजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, यानी कि हमने ऊपर की चीजें तो हटा दी, हमने पत्थर तोड़ दिए, चरती परती हटा दी, यानी कि मन की ऊब हटा दी, हमने जितनी खींच थी वो हटा दी, निराशा हटा दी, सब कुछ हटा दिया, लेकिन अभी भी हमारा मन जो है वो न्यू क्रिएशन के लिए रेडी नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। गोड़ो का तात्पर्य है तुम्हारे पास जो तुम्हारी अच्छी यादें हैं, जो तुम्हारे न्यू क्रिएशन से जुड़ी हुई हैं, उनको जो है गुड़ाई करके ऊपर लेकर आओ, यानी कि सृजनात्मक कार्य के लिए अपने मन को रेडी करो। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 12। मिट्टी में रस होने पर वह किसे परोसेगी। अब मिट्टी के अंदर तो रस होता है, तो वो क्या करती है, वो बीज को निकालती है। तो सही क्या है, हम बीज को परोसेगी, यानी कि बीज जो है वो मिट्टी के अंदर दब जाता है, उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है। अब जब उसके अंदर रस है तो उस बीज में से अंकुर फूटेगा और एक नया पेड़ निकलेगा। प्रश्न संख्या 13 है, कवि के अनुसार मन की खोज को नष्ट करने से क्या होगा। अब जो है, जो हमारी खोज है, अगर उसको हम नष्ट कर देंगे तो क्या होगा, नवीन व श्रेष्ठ सृजन होगा, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मन में निर्मलता आएगी, मानव मन का पोषण होगा। तो जब हम अपनी जितनी भी खोज है उसको हम जब नष्ट कर देंगे तो नवीन और श्रेष्ठ सृजन होगा। नेक्स्ट है, कवि किस प्रकार की भूमि को तोड़ने की बात कर रहा है। उपजाऊ भूमि को, रस से पोषित भूमि को, हरियाली युक्त भूमि को, ऊसर बंजर व चरती परती भूमि को। तो उसने कैसी भूमि के लिए बात करी है, वो है ऊसर बंजर और चरती परती भूमि, यानी कि ये भूमि जो कहते हैं कि ऊसर होती है यानी कि उपजाऊ होती है, लेकिन उसके ऊपर चरती परती होती है, अर्थात फालतू के पेड़ पौधे उगे होते हैं, चट्टानें होती हैं। तो इस तरह की भूमि को तोड़ने की बात कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रस्तुत काव्यांश में कवि पाठकों को क्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसे क्या चीज करने के लिए प्रेरित किया है, हल चलाने के लिए, सृजन कार्य के लिए, खेती करने के लिए, या बंजर धरती तोड़ने के लिए। तो उसने क्या चीजें के लिए प्रेरित किया है, वो है सृजन कार्य करने के लिए, अर्थात नया जो है क्रिएशन करने के लिए, नई क्रिएटिविटी करने के लिए आपको जो है वो प्रेरित कर रहा है। अब प्रश्न संख्या 15 के बाद यानी कि 16 से हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं। जितने ऑब्जेक्टिव हैं वो खत्म हो चुके हैं, अब सब्जेक्टिव। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हमने इसलिए दिया है क्योंकि आपका कोई भी टेस्ट हो, रिवीजन हो, एग्जाम हो, आपके इन दोनों ही फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमने दोनों ही दे दिए। ऑब्जेक्टिव हमने कर लिए, अब सब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो क्या है सब्जेक्टिव का, हमारा पहला प्रश्न है और हमारे प्रश्न पत्र का 16वां प्रश्न है। कवि ने अभी तक क्या नहीं जाना था। ये क्या पूछा, कौन सी कविता से है, ये है हमारी जो दिशा कविता से लिया गया है। कवि ने बसंत कविता से लिया गया है। कवि ने कविताओं से पढ़कर तथा अन्य अनुभवों से बसंत के आगमन पर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को जान लिया था। यानी कि वो जानते थे कि भाई, कविताएं पढ़ते रहते थे, वो जानते थे कि भाई इस दिन जब वसंत आता है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चीज़ें बदलती हैं, वो सब उन्हें अंदाज़ा था। लेकिन उन्होंने अभी तक यह नहीं जाना था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब बसंत की पहचान इस प्रकार होगी। किस प्रकार होगी, कैलेंडर देख के होगी, छुट्टी जान के होगी, इस तरीके से होगी। जैसा आज के दिन सामान्य दिन कैलेंडर, पतझड़ एवं दफ्तर की छुट्टी से वसंत का ज्ञान हुआ कि किस तरीके से, मतलब उन्हें ये पता था कि भाई कविताएं हम पढ़ते रहते हैं तो कैसे कैसे होगा, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने जाना, इस तरह का उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि होगा। प्रश्न संख्या 17 है, वसंत पंचमी का त्योहार किस मास की किस तिथि को होता है। तो किस मास में बताया गया था, आपका चैत मास में शुरू होता है, चैत मास में, तो वहां पर पंचमी के दिन होता है। बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में होता है। तो चैत से लेकर माघ तक बताया गया था, तो यहाँ पर क्या है, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 18, मिट्टी के रस में क्या
से क्या अभिप्राय है, तोड़ो कविता के आधार पर बताइए। मिट्टी के अंदर जो रस होता है उससे क्या मतलब है। मिट्टी के रस से अभिप्राय जमीन की उर्वरा शक्ति से है। जमीन के अंदर बहुत शक्ति है, जो उसकी मिट्टी है ना, वो एक बहुत अच्छे गुणधर्म। देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हमें धरती से ही प्राप्त होती है। धरती से प्राप्त होती है ना। आप चाहे ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, सोना ले लीजिए, कोयला ले लीजिए, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये सभी हमको प्राप्त होता है धरती से। हम जो चीज़ें खाते हैं, अनाज है, ये सभी कहाँ से प्राप्त हो रहा है, धरती से प्राप्त हो रहा है। तो धरती के अंदर गजब की उर्वरा शक्ति होती है। यदि मिट्टी में रस ना हो तो वह मिट्टी बंजर या ऊसर होती है, जिससे फसलें नहीं उगती। मिट्टी के रस से ही बीजों का अंकुरण एवं पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19। धरती के किन किन बंधनों का कवि ने वर्णन किया है। किस किस तरह के बंधन उन्होंने बताए हैं। धरती सदा सबको कुछ ना कुछ देती है, किंतु कहीं कहीं पृथ्वी अपने देने के स्वभाव से वंचित रहती है। कहाँ पर, बंजर धरती पे। बंजर, ऊसर, चरती पड़ती चट्टान एवं पत्थरों वाली धरती आदि धरती के बंधन हैं। यानी कि ये ऐसी धरती जहाँ पर चट्टानें हो जाती हैं, चरती पड़ती हो जाती है, बंजर धरती हो जाती है, उस समय उस जगह पर धरती हमें कुछ भी देने के लिए सक्षम नहीं होती है। ऐसी स्थिति में धरती फसल, वनस्पति एवं जल से रहित होती है। मतलब उसके अंदर वहां शक्ति होती है, वहां जल नहीं जाता है, उपजाने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए वहां से धरती हमें कुछ भी नहीं दे पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये झूठे बंधन तोड़ो मनुष्य के संदर्भ में कवि ने किन बंधनों का वर्णन किया है। उन्होंने बोला ना, ये झूठे बंधन तोड़ो। भाई, मोह माया दिखावे के बंधनों की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो कैसा है, बंधन निर्माण या सृजन में बाधक होते हैं। कोई भी चीज़ का न्यू क्रिएशन करने के लिए अगर हमारे पास बाउंडेशन है तो हम कोई भी न्यू क्रिएशन नहीं कर पाते हैं। भाई, नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। भाई, क्रिएशन के लिए हमें फ्री माइंड चाहिए, हमें फ्री एकदम होना चाहिए। लेकिन अगर किसी तरह का आपके पास बाउंडेशन यानी कि बंधन होगा तो आप क्या करेंगे, न्यू क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। तो ये बंधन हमारे लिए क्या होता है, सृजन कार्य में बाधक होते हैं। मनुष्य की ऊब उसे निष्क्रियता देती है। यानी कि हमारे अंदर की जो ऊब होती है वो क्या होता है, हमें नया काम नहीं करने देती, अर्थात हम निष्क्रिय हो जाते हैं। तथा खींच कार्य कुशलता को कम कर देती है, और हमारे कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। हम उतनी स्पीड से काम नहीं कर पाते हैं। मनुष्य के झूठे बंधन उसकी ऊब तथा खींच है। ये गलत सामाजिक रीति रिवाजों एवं परंपरा के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये हमारी खींच और ऊब कैसे होंगे। अब बहुत सारे समय से कोई हमारी परंपरा चली आ रही है, कोई बंधन चले आ रहे हैं, तो अब क्या है, वो ज़बरदस्ती हमको कैद करते हैं। इस कारण से हमारे अंदर ऊब और खींच उत्पन्न हो जाती है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमें परंपराएं नहीं निभानी है, लेकिन बात यहाँ पर ये होती है कि ये परंपराएं हमें समय के साथ परिवर्तित करती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये परिवर्तित नहीं होती समय के साथ तब ये परेशानी बढ़ाती हैं। तो इस प्रश्न के साथ हमने फटाफट पूरा टेस्ट पेपर कर दिया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस हैं। तो आगे भी और भी चैप्टर हैं, हम लोग साथ में करेंगे। लेकिन अब आपको हम एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, मगर है बड़े काम की, है छोटी सी लेकिन है बहुत काम की। तो मतलब हम ये बोलेंगे छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ये क्या है, अब मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आ रहा है आपका बुक्स और ई बुक्स, जिन्हें प्राप्त करके आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि ये नोट्स हैं। तो अब इन्हें आप कैसे प्राप्त करेंगे, और पहले ये बताएं कि भाई हैं कहाँ से मिल रहे हैं। तो ये सारे ही नोट्स हमें जो मिल रहे हैं, यानी कि ये बुक्स जो हमें मिल रही हैं, ये मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के लिए, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के लिए। तो आप बोलोगे ऐसे तो बहुत सारी बुक मिलती है, इसमें क्या खास है। बिल्कुल खास है भाई, हमारी बात तो पूरी होने दीजिए। क्या है कि ये सारी ही बुक्स को हमने अलग अलग कैटेगरी में आपके लिए रेडी किया है। तो इससे क्या होगा, जैसे हम कोई भी चैप्टर है सबसे पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करते हैं। तो एक हमारी बुक हो जाएगी डिटेल एक्सप्लेनेशन की बुक, यानी कि हमारी थ्योरी बुक, जिसमें हमारे सभी चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेंगे। उसके बाद हम करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो एक बुक हमारी ऐसी रहेगी जिसमें हमारे सारे ही चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस रहेंगे।
तो वो हो गई हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक। इसी तरह हम आगे सैम्पल पेपर करते हैं, तो एक सैम्पल पेपर बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक है, एमसीक्यूज बुक है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बुक है। तो जितने जितने स्टेप्स में हमने पढ़ाई करी है, इन सभी की अलग अलग स्टेप वाइज बुक आपके लिए रेडी है। अब आता है कि इसे हम प्राप्त कैसे करें। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक को क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए। फिल करके सबमिट करेंगे, एक टीम मेंबर हमारा आपसे कॉन्टेक्ट करेगा इस बुक के लिए। तो बस बुक प्राप्त करिए और बहुत ही अच्छे से अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई करिए और अच्छे अच्छे नंबर्स लेकर आइए। ठीक है, आगे और भी चैप्टर है, साथ रहेंगे, फिर से मिलेंगे। बाय बाय।